Hello everybody, welcome back to NEETPod. My name is Absar Alam and you are watching NEETPod. In the last lecture we discussed about the first heading of this chapter and that was about the characteristic features of the living organism. जिसमें हमने बात की कि कोई भी living organism अगर है तो उसके क्या क्या characteristic features हैं, कौन से डिफाइनिंग फीचर्स हैं और कौन से नॉन डिफाइनिंग फीचर्स हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि इस चैप्टर को हम 4 हेडिंग में पढ़ेंगे। तो आज की जो हेडिंग होगी, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। पहले हम लोग बात करते हैं टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं और इस शब्द का प्रयोग पहले किसने किया था, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसके बाद फिर हम सिस्टमैटिक्स में चलेंगे। तो अगर हम लोग टैक्सोनॉमी की बात करें तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, लाइक टैक्सिस एंड नोमोस। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब होता है लॉ। तो बेसिकली इसे अगर कंबाइंडली हमने कहे तो इसमें कहा जाता है कि जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट का क्या लॉ है, क्या नियम है, उस तरह से हम टैक्सोनॉमी को कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग यानी द वर्ड टैक्सोनॉमी was given by A.P.D. कार्डेन। ये इस साइंटिस्ट ने दिया था जो टैक्सोनॉमी शब्द है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती है। सो अगर टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट इज INC, इसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। दूसरा है नॉमेनक्लेचर और तीसरा है क्लासिफिकेशन। So these 3 are important heads of the taxonomy। यानी पूरे टैक्सोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की बात आती है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि टैक्सोनॉमी एक्चुअली में क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लीजिए आप किसी आइलैंड पे जाते हैं और वहां जाने के बाद आपको कोई एक ऐसा एनिमल मिलता है जिसको आपने कभी पहले नहीं देखा था, यानी फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग सच काइंड ऑफ एनिमल, और किसी तरीके से आपने बिना उसको हार्म किए हुए और बिना अपने आप को हार्म किए पहुंचाते हुए आपने उस एनिमल को लेकर किसी साइंटिस्ट के पास आए या लेबोरेटरी में आए या एक ऐसा साइंटिफिक ग्रुप के पास आए जहां पे उस एनिमल को आप रखते हैं और कोशिश करते हैं। आपने साइंटिस्ट से कहा, आपने जो उस सब्जेक्ट के विद्वान हैं उनसे कहा कि आप मुझे बताइए कि ये कौन सा एनिमल है। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आप ये सवाल पूछेंगे। फर्स्ट टाइम कोई एनिमल्स को आप देखते हैं तो ये चीजें आपको समझ में आती है कि ऐसा एनिमल हमने कहीं पे भी पहले कभी नहीं देखा है और पहली बार हम देख रहे हैं, तो आखिर इससे किस कैटेगरी में, इसका नाम क्या दिया जाए, इसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि दूसरी बार अगर कोई देखे तो इस तरह के एनिमल को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो उसके लिए हम लोग टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। इसका मतलब यह है, सबसे पहले अगर आप एनिमल की बात करें, उस एनिमल को लेके आते हैं तो उस प्रोसेस को बोलेंगे, यानी आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो दैट विल कम अंडर द आइडेंटिफिकेशन, यानी प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन समहाउ उसके मान लीजिए अगर कोई साइंटिस्ट वहां पे बैठा है और वो उस
एनिमल के बारे में लिख रहा है, पता कर रहा है, तो वो पहले उसका जो एक्सटर्नल फीचर है वो देखेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि वो कितने पैरों वाला है, 4 पैर वाला है, 2 पैर वाला है, या यूं कह ले कि जो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब है, उसके बाद फिर उसका फेस कैसा दिखता है, उसकी आईज कैसे दिखती है, वो वर्टिब्रल कॉलम उसमें पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, इस तरह की चीजें वो आइडेंटिफाई करता है। तो फर्स्ट कैटेगरी इज आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद जैसे ही आइडेंटिफिकेशन हो जाती है और कुछ सिमिलैरिटीज मिलती है कि नहीं एनिमल्स अगर है, एनिमल्स है तो जाहिर है उसको एनिमल कैटेगरी में रख दिया, अब उसका कोई नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग करते हैं। सो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ नेमिंग, यानी उसका नामांकरण आप करते हैं, कोई भी नाम देते हैं। जैसे आप नॉर्मली आप किसी ह्यूमन बीइंग का नाम देते हैं, चिंटू, बबलू, इस तरह से नाम देते हैं। उसी तरीके से एक साइंटिफिक ग्रुप होता है और साइंटिफिकली उसको नाम दिया जाता है, सो दैट कि इंटरनेशनल जो नेमिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम हो, और आने वाले टाइम में कभी भी कोई इस एनिमल को देखे तो ये पहचान जाए कि ये इस कैटेगरी का एनिमल है और इसका नाम ये है। सो प्रोसेस ऑफ नेमिंग, उसका नेमिंग करते हैं। और लास्ट में आता है क्लासिफिकेशन। देखिए वैसे तो एनिमल्स को एनिमल किंगडम में रखेंगे, किंगडम इज वेरी लार्ज, यानी चाहे वो प्लांट किंगडम हो, एनिमल किंगडम हो, तो प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम में बहुत ज्यादा वेराइटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। अगर एनिमल्स की बात करें तो एक स्पंज से लेकर एक एलिफेंट तक, एक लायन तक, ये सारे के सारे एनिमल्स हैं। तो क्या ये सारे एनिमल सिमिलर हैं? नहीं, लेकिन वो एनिमल किंगडम के अंतर्गत में आता है। इसी तरीके से अब किसी को दूसरे क्लास में, लाइक मान लीजिए कोई क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक स्पंज को दूसरे कैटेगरी में रखेंगे, एक एलिफेंट को, एक मैन को, ये ह्यूमन बीइंग को अलग कैटेगरी में, अलग क्लास में रखेंगे। जैसे आप बात करते हैं वर्टिब्रेटा है, कॉर्डेट्स हैं, नॉन कॉर्डेट्स है, इस तरह के क्लासिफिकेशन करते हैं। सो इस हेडिंग के अंतर्गत में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स, यानी जो भी एनिमल्स आपको मिले हैं उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं, एक पर्टिकुलर क्लास में रखते हैं, एक वर्ग में रखते हैं। सो टैक्सोनॉमी में बेसिकली ये 3 बातें आती हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि सिस्टमैटिक्स किसे कहते हैं। सिस्टमैटिक्स की अगर बात करें तो सिस्टमैटिक जो टर्म था, टर्म वाज गिवन बाय लीनियस, और इसे लिया गया है फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टम, जिसका मतलब होता है मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो ऑर्गेनिजम्स को एक सिस्टमैटिक ढंग से, एक प्रबंध तरीके से आप कैसे रख सकते हैं, वो हम सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत में पढ़ते हैं। और ये टर्म जो दिया था वो लीनियस ने दिया था। अब हम लोग बात करते हैं कि सिस्टमैटिक्स की अगर बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या आती है, यानी इट इंक्लूड्स इसमें बेसिकली अगेन 3 चीजें आएंगी। पहले यानी आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, तीसरा क्लासिफिकेशन, और लास्ट में आएगा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। देखिए जैसे कि हमने इन तीनों के बारे में डिस्कस किया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में समझना भी जरूरी है। सो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं जनरली हमारे यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच में
उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, यानी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या जो विकास के संबंध है वो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जो मैमल्स और बर्ड्स का जो ओरिजिन हुआ है वो जनरली रेप्टिलिया से हुआ है या रेप्टाइल से हुआ है, और रेप्टाइल का जो हुआ है वो एम्फीबियन से हुआ है, और एम्फीबियन जो उत्पन्न हुए हैं या जो जनरेट हुए हैं वो फिशेस से हुए हैं। चलिए यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे रेप्टिलिया या रेप्टाइल से दो विंग्स निकले, एक जो है कन्वर्ट हो गया बर्ड्स में और दूसरा मैमल्स में, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो ये दो अलग अलग विंग्स है, यानी अगर हम बात करें कि बर्ड्स और जो मैमल्स है उनके दरमियान, उनके बीच जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो है कॉमन एंसेस्टर का पाया जाना, एक सामान्य जो पूर्वज है उसका पाया जाना, और वो है रेप्टाइल्स। इसी तरीके से रेप्टाइल्स जो हैं वो आए हैं एम्फीबियन से, यानी एम्फीबियंस के कुछ कैटेगरी या एम्फीबियंस जो हैं कुछ पानी में रहे और कुछ अपने आप को एडप्ट कर लिया जो कि थल यानी लैंड में रह सके। तो इस तरीके से एक कैटेगरी रेप्टाइल्स में और एक कैटेगरी जो है एम्फीबियन का वो अभी तक पानी में निर्भर रहता है अपने फर्टिलाइजेशन के लिए। जैसे आप बात करें फ्रॉग की, तो ये अभी भी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी पे निर्भर रहता है। और इसी तरीके से एम्फीबियन का जो जनरेशन हुआ वो समहाउ कुछ फिशेस से हुई। तो एक्वाटिक, क्योंकि आप 12th क्लास में वैसे पढ़ेंगे कि जो इवोल्यूशन हुआ है वो सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म था वो एक्वाटिक था। तो फिशेस से एम्फीबियन बने, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल से फिर बर्ड्स और मैमल्स बने। तो एक तरीके से दोनों का जो एक कॉमन एंसेस्टर है वो पाया जाता है एज ए रेप्टाइल। और इसी तरीके से आप जब सीक्वेंस में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के बीच में या दो ऑर्गेनिज्म अगर है तो उनका एक इवोल्यूशनरी रिश्ता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। वही बातें हम लोग सिस्टमैटिक्स में करते हैं, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करते हैं बिटवीन, यानी इवोल्यूशनरी relationship between the organisms। ये हम लोग देखते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिश्ता है विकास के हिसाब से। तो ये बातें थी हमारे सिस्टमैटिक्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि कोई टेक्सोनोमिस्ट जो होते हैं, जब उसके पास कोई ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल या कोई प्लांट आता है तो वो उस समय में वो टेक्सोनोमिस्ट किस कैटेगरीज को, किस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखने की कोशिश करते हैं और उनको कंसीडर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे इसको आप एक तरीके से अपना रिमार्क करके चीजें याद कर सकते हैं। कह लें कि कोई टेक्सोनोमिस्ट है, मान लीजिए टेक्सोनोमिस्ट यूज कौन कौन से फीचर्स होते हैं उनमें बेसिकली फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एक्सटर्नल, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और उसके बाद हम लोग बात करें तो डेवलपमेंटल या डेवलपमेंट, और बात करें तो इसके इकोलॉजिकल क्या इंफॉर्मेशन है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जिसके हिसाब से कोई टेक्सोनोमिस्ट जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसी भी एनिमल को, किसी भी प्लांट को या इवन किसी भी ऑर्गेनिज्म को किस कैटेगरी में रखा जाए, किस फाइलम में रखा जाए या किस ऑर्डर में रखा जाए। सो टैक्सोनॉमिस्ट जो बेसिकली इस्तेमाल करते हैं ये फीचर्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी की। सो यहां पे मैं लिखता हूं टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो इसमें जनरली दो टाइप हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट जो होता है उसे बोलते हैं साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी।
देखिए साइटोलॉजिकल टेक्सोनोमी का मतलब होता है वो टेक्सोनोमी जब साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाए या बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। सो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख सकता हूं बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन like chromosome number, structure, behavior, etc. So first category is cytological taxonomy. जो दूसरी कैटेगरी है वो है केमिकल टेक्सोनोमी। केमिकल टेक्सोनोमी एज द नेम टेल्स अस कि ये बेस्ड होगा केमिकल्स पे। वेदर वी टॉक अबाउट द प्लांट्स, वेदर वी टॉक अबाउट द एनिमल्स, नो मैटर उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, उसके आधार पर ये टेक्सोनोमी डिसाइड करता है या ये टेक्सोनोमी आधारित होता है। सो नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, मैं यहां पे लिख देता हूं प्लांट्स, आप ऑर्गेनिज्म भी कर सकते हैं। सो दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमी। अब इस वीडियो के लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो टेक्सोनोमी है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जनरली जैसे मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट हेडिंग विल बी द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके कैरेक्टर, दूसरा होगा टेक्सोनोमी एंड सिस्टमैटिक्स, और थर्ड विल बी द सिस्टमैटिक कैटेगरीज क्या होती हैं उसके बारे में। तो आज के इस लेक्चर में जो लास्ट बात हम आपको बता रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है इंपॉर्टेंस के बारे में, इस टेक्सोनोमी का इंपॉर्टेंस। तो मैं यहां पे लिखता हूं, लेट्स से छोटी सी हेडिंग है इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए इसकी इंपॉर्टेंस यानी जो टेक्सोनोमी की इंपॉर्टेंस है, पहली बात तो ये है जैसे कि ये सारी इंफॉर्मेशन से पता चलता है कोई भी अननोन ऑर्गेनिज्म हो उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं, किससे? टेक्सोनोमी की सहायता से। सो यहां पे मैं लिख दूं, क्या लिखना है? टू नो द अननोन ऑर्गेनिज्म सिंपली, या आप यहां पे लिख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अननोन ऑर्गेनिज्म, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये टेक्सोनोमी के आधार पर ही हम लोग डाइवर्सिटी को फाइंड करते हैं, क्योंकि जब टेक्सोनोमी नहीं होगी तो हम पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे डिफरेंस रखता है, किससे बहुत ज़्यादा लार्ज जो है वेराइटीज जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के हैं। इसीलिए हम पता लगाते हैं कि टेक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच टेल्स अस अबाउट द डाइवर्सिटी, और इसी तरीके से हमें पता चलता है कि जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलती है वो रेन फॉरेस्ट में मिलती है। सो नेक्स्ट इज मैक्सिमम डाइवर्सिटी फाउंड कहां? रेन फॉरेस्ट। ये अब थर्ड हम लोग बात करते हैं कि अब तक 1.3 to 1.7 मिलियन जो है अननोन स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, या एक तरीके से कह लें कि अब वो नोन हो चुके हैं। सो मोर और लेस 1.3 to 1.7 मिलियन स्पीशीज आर नोन। ये किस लिए हुआ? ये सिर्फ टेक्सोनोमी एंड सिस्टमैटिक्स के आधार पर ही पॉसिबल हुआ कि हमने लगभग 1.3 to 1.7 स्पीशीज जो कि अब तक अननोन थी उसे हमने जान लिया। और लास्ट जो हम बात करने वाले हैं यानी सेकेंड मैक्सिमम जो डाइवर्सिटी है वो मिलती है कोरल रीफ। ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सो दीज आर दी 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में
या जिससे आप पता लगा सकते हैं कि टैक्सोनॉमी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो दैट कि हम जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।